हेलो दोस्तों, आज हम बेपनाह मोहब्बत का 28वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शक्ति की ये पूछने पर कि आप ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, प्रियंका उसके गले लग फूट फूट कर रोने लगी। उसे शायद इसी बात का इंतजार था कि कोई उससे प्यार से उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ पूछे। जब शक्ति ने उससे प्यार से उसकी परेशानी पूछी तो उसके दिल का दर्द, जो शायद पता नहीं वो कब से अपने दिल में संभाले बैठी थी, आंसुओं के जरिए बाहर आ गया और वो शक्ति के गले लग रो पड़ी। इस तरह एकदम उसके गले लगने से कुछ देर के लिए तो शक्ति अपनी जगह पर जम सा गया, पर फिर उसने खुद को संभाला और प्रियंका को अपने सीने से लगा लिया। वो उसके बालों को सहलाते हुए उसे चुप करवाने लगा, पर प्रियंका चुप ही नहीं हो रही थी। शक्ति जब देखा कि वो चुप नहीं हो रही तो उसने उसे ऐसे ही अपनी गोद में उठा लिया और लेकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। कैबिन में आकर उसने प्रियंका को सोफे पर बिठाया और उससे दूर होने लगा, पर प्रियंका ने उसे बहुत मजबूती से पकड़ रखा था, जिस वजह से वो उससे दूर नहीं पाया और वहीं उसके पास ही उसे सीने से लगाए बैठा गया। प्रियंका अभी भी रो रही थी। इस बार शक्ति ने उसे चुप नहीं करवाया बल्कि रोने दिया। कुछ देर बाद जब मन हल्का हो गया तो प्रियंका शांत हो गई, पर उसने अभी भी शक्ति को पकड़ रखा था। उसे शांत देख शक्ति उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम ठीक हो? उसकी आवाज सुनकर प्रियंका जैसे होश में आई। उसे एहसास हुआ कि इतने टाइम से वो शक्ति के सीने से लगी रोक रही थी। वो धीरे से उससे दूर हुई और नजरें झुकाकर बैठ गई। घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। शक्ति ने उसे ऐसे देखा तो मुस्कुरा दिया, पर फिर उसके मन एक शरारत सूझी तो वो अपनी स्माइल छुपाते हुए सीरियस फेस बनाकर प्रियंका को देखते हुए बोला, यह क्या तरीका था मिस प्रियंका? माना मैंने आपकी कल मदद की और आपको रहने के लिए अपने फ्लैट में ले गया, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप भूल जाएं कि मैं आपका बॉस हूं और आप मेरी एक एम्प्लॉय। देखिए आपने क्या किया है, मेरी इतनी अच्छी शर्ट अपने आंसुओं से खराब दी। यह मेरी फेवरेट शर्ट थी। ये बोल वो उसे घूरने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर प्रियंका और भी ज्यादा घबरा गई। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो शक्ति के गले लग सकती है। हाँ, माना उसने उसकी मदद की थी, उसे गुंडों से बचाया था और उसे रात को अपने घर रहने के लिए भी कहा था, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ये भूल जाएगी कि उन दोनों का रिश्ता सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का है। वो उसके गले कैसे लग सकती है? उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। वहीं शक्ति को उसे ऐसे परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था। तभी प्रियंका घबराते हुए धीरे से बोली, आई एम सॉरी सर, वो मैं बस थोड़ा परेशान थी। कल से इतना कुछ हुआ इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, और फिर जब आपने पूछा कि क्या हुआ तो मैं खुद को संभाल नहीं पाए और आपके सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए और आपकी शर्ट आप मुझे दे दीजिएगा, मैं उसे ड्राई क्लीन करवा कर आपको दे दूंगी। ये बोल वो अपना सिर झुकाकर बैठ जाती है। शक्ति उसके चेहरे को गौर से देख रहा था, जिस पर डर, घबराहट और दर्द था। उसे घबराता देख रिलैक्स करवाते हुए कहता है, रिलैक्स में बस मजाक कर रहा था ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। प्रियंका कुछ नहीं कहती तो शक्ति फिर उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, अच्छा अब बताओ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही थी? शक्ति की बात सुनकर प्रियंका की आंखें एक बार और नम हो जाती है। वो अपनी भरी आंखों से शक्ति की तरफ देखती है तो शक्ति उसके आंसू साफ करते हुए बोलता है, रोना बंद करो और चुपचाप बताओ क्या हुआ है।
अगर तुम बताओगी नहीं तो हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? शक्ति बहुत ही आराम से उससे बात कर रहा था ताकि वो उसे अपनी प्रॉब्लम बता सके। प्रियंका ने उसे देखा और फिर नजरें झुकाकर बोली, चाचा जी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि अगर मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी तो वो मुझे घर में नहीं रहने देंगे और मेरे पास रहने की और कोई जगह नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं किसी को जानती भी नहीं हूं। माँ पापा के जाने के बाद बस चाचा चाची ही थे, उनके साथ ही मैं रहती थी। वो जैसा कहते वैसा करती, पर शादी वो भी उस इंसान से जिसने ना जाने कितने गुनाह किए हैं। आए दिन वो कोई ना कोई गुनाह करता रहता है। लड़कियां उसके लिए बस एक खिलौना है। ऐसे इंसान के साथ कैसे शादी कर मैं पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? ये बोल वो सिर झुकाकर बैठ गई। उसकी आंखों एक बार और नम हो गई। वो यही सोच रही थी कि अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो उसे ये सब कभी झेलना नहीं पड़ता। पर आज वो किस मोड़ पर खड़ी है? यहाँ उसके खुद के चाचा चाची उसे एक ऐसे लड़के के साथ शादी करने के लिए कहा रहे हैं जो एक गुंडा है। शक्ति उसकी हालत समझ रहा था। उसने उसके हाथ पर हाथ रखा और बोला, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। रही बात रहने की जगह की तो तुम मेरे फ्लैट में रह सकती हो। वैसे भी मैं वहाँ नहीं रहता, कभी कभार आता हूँ, इसलिए तुम्हें वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। और लड़के की फिक्र मत करना, वो सब मैं देख लूँगा। प्रियंका ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा तो शक्ति थोड़ा हंसते हुए बोला, अच्छा अब चुप कर जाओ, तुम ऐसे रोती हुई अच्छी नहीं लगती। मुझे तो वही प्रियंका पसंद है जो मेरी बातों से चिढ़ जाती है। ये रोंदू सी लड़की मुझे नहीं पसंद। उसकी बात सुनकर प्रियंका एकटक उसे देखने लगती है। शक्ति भी उसे ही देख रहा था। पता नहीं क्यों पर उसे प्रियंका को ऐसे देखना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक प्रियंका एक बार फिर उसके सीने से लग गई और भरे गले से बोली, थैंक यू मेरी इतनी मदद करने के लिए। कल रात अगर आप नहीं आते तो वो लोग मुझे पकड़ कर ले जाते और वो इंसान जबरदस्ती मुझसे शादी कर लेता। मैं उससे बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती, वो बहुत बुरा है। वो जिस तरह से मुझे देखता है मुझे बहुत गंदा लगता है। वो जब भी चाचा जी के साथ घर आता था हमेशा मुझे छूने की कोशिश करता था। मुझे बहुत गंदा लगता था पर मैं कभी कुछ बोल नहीं पाई, और जब भी बोलने की कोशिश की चाची ने हमेशा मुझे चुप करवा दिया। अगर मेरी उससे कल शादी हो जाती तो मैं खत्म कर लेती खुद को। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। प्रियंका रोते हुए बोले जा रही थी। वहीं शक्ति ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें मेरे रहते। मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और उस इंसान को भी कभी तुम्हारे पास नहीं दूंगा। पास आना तो दूर, मेरे रहते वो तुम्हें देख भी नहीं सकता। इसलिए तुम परेशान होना बंद करो। तुम तो बहुत स्ट्रोंग हो, इसलिए अब रोना बंद करो और चुप हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ निधि जो स्टीफन के कैबिन में बैठी पढ़ रही थी, क्योंकि बाकी तीनों लड़कियों ऑफिस घूमने गई हुई थी, क्योंकि जब से वो लोग आए थे तब से वो पढ़ ही रही थी, इसलिए सब बोर हो गई थी। इसलिए विधि के कहने पर वो तीनों ऑफिस घूमने निकल गई, पर निधि ने जाने से मना कर दिया था। तभी कैबिन का डोर ओपन हुआ और स्टीफन अंदर आया। तभी उसके कानों में निधि की आवाज पड़ी जो बिना पीछे देखे ही बोल रही थी, तुम लोग तो ऑफिस घूमने गई थी, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई? जब कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई तो उसने पीछे घूम कर देखा तो स्टीफन दरवाजे से टेक लगाए खड़ा उसे ही देख रहा था। उसे देख निधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, आप तो किसी काम से गए थे ना?
उसकी बात सुनकर स्टीफन उसके पास आते हुए बोला, हम्मम गया था और काम खत्म हो गया तो वापस आ गया। ये बोल उसने निधि को कमर से पकड़ उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और वहीं सोफे पर बैठ गया। उसके ऐसा करने से निधि उसकी गोद से उठते हुए बोली, क्या कर रहे हैं, कोई आ जाएगा। उसकी बात सुनकर स्टीफन ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और अपने करीब करते हुए बोला, कोई नहीं आएगा, अब आप चुप रहिए और मुझे आपको महसूस करने दीजिए। ये बोल उसने अपना चेहरा निधि के गर्दन में छुपा लिया। एक पल को निधि उसके ऐसा करने से चिहुंक गई, पर फिर उसने खुद को संभाला और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। स्टीफन को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने और मजबूती से निधि को पकड़ लिया। कुछ टाइम बाद उसने उसकी गर्दन से चेहरा बाहर निकाला और उसके गाल को चूमते हुए बोला, चलिए लंच का टाइम हो गया, सब बॉस के कैबिन में वेट कर रहे होंगे। निधि के गाल शर्म से लाल हो गए, पर उसने हाँ में गर्दन हिलाई और जल्दी से उसकी गोद से उठकर खड़ी हो गई। स्टीफन उसे देख मुस्कुरा दिया, पर फिर उसका हाथ पकड़ कैबिन से बाहर निकल दोनों अद्विक के कैबिन की तरफ बढ़ गए। सब लोग अद्विक के कैबिन में मौजूद थे। तभी स्टीफन और निधि भी वहां आ गए और वहां रखे सोफे पर बैठ गए। शेरा ने इधर उधर देखा और बोला, शक्ति नहीं आया। उसकी बात सुनकर कोई कुछ कहता उससे पहले ही निशा जल्दी से अपनी सीट से खड़ी हुई और बोली, मैं देखकर आती हूँ। ये बोल वो जाने लगी, पर तभी कैबिन का दरवाजा ओपन हुआ और शक्ति अंदर आया। उसे देख निशा मुस्कुरा दी, पर तभी उसके पीछे अंदर आती प्रियंका को देख उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने एक नज़र गुस्से में प्रियंका को घूरा और शक्ति के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोली, शक्ति तुम कहाँ रह गए थे, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। उसकी बात सुनकर शक्ति ने उसकी तरफ देखा और फिर उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोला, कुछ काम था इसलिए लेट हो गया। उसने निशा को इग्नोर किया और अपने पीछे खड़ी प्रियंका को देखकर बोला, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, चलो आओ। वहीं प्रियंका, जो सभी को देखकर थोड़ा घबरा गई थी और असहज महसूस कर रही थी, वो उसकी तरफ देख धीरे से बोली, आप लोग लंच करो, मुझे कुछ काम है। ये बोल वो जाने लगी, पर उससे पहले ही शक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और निशा के साइड से होते हुए उसे अंदर ले आया और उसे सोफे पर बिठा खुद उसके पास बैठते हुए बोला, चुपचाप यहाँ बैठकर लंच करो, काम बाद में हो जाएगा। फिर उसने सामने देखा तो सब उसे ही देख रहे थे। उन्हें खुद की तरफ देखते पाकर शक्ति बोला, क्या ऐसे क्या देख रहे हो। फिर एक नज़र प्रियंका की देख, ये प्रियंका है डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की हेड और मेरी फ्रेंड सुनकर प्रियंका, जो सिर झुका कर बैठी थी, वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वहीं बाकी सब भी हैरान हो गए सिवाय अद्विक के। अद्विक ने सबको हैरान देखा तो उसने ईशा को कुछ इशारा किया तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई और प्रियंका की तरफ देखकर बोली, हाय, मेरा नाम ईशा है। अगर तुम भाई की दोस्त हो तो आप हमारी भी दोस्त बन सकती हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। ये बोल ईशा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। वहीं उसकी बात सुनकर प्रियंका उसे देखने लगी, पर कुछ बोली नहीं। उसे खामोश देख शक्ति उसे देखते हुए बोला, अरे मेरी गुड़िया, तुम्हें दोस्ती के लिए पूछ रही है और तुम बोल नहीं रही। उसकी बात सुनकर प्रियंका होश में आई, जो ईशा की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसने जल्दी से ईशा से हाथ मिलाया और बोली, ऐसा नहीं है, मैं बस। ये बोल वो चुप कर गई और उसने अपनी नज़रें झुका ली। दरअसल वहाँ सब उसके बॉस और उसके परिवार वाले थे। वो तो बस उस कंपनी में एक छोटी सी एम्प्लॉय थी। ऐसे उन लोगों के बीच बैठना उसे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। वो खुद को उनके मुकाबले बहुत छोटा महसूस कर रही थी।
उसे ऐसे असहज होता देख और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख अद्विक समझ गया कि वो क्या सोच रही है, इसलिए वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो। उसकी बात सुनकर प्रियंका ने उसकी तरफ देखा और धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। फिर बाकी लड़कियों ने भी उसे हेलो कहा और ईशा की तरह उससे दोस्ती की। शेरा और स्टीफन भी उससे मिले। हाँ, वो दोनों पहले भी उससे मिलते थे पर सिर्फ काम के लिए, पर आज वो दोनों उससे एक दोस्त की तरह मिल रहे थे। अब वो शक्ति की दोस्त थी और सभी लड़कियों ने भी उससे दोस्ती कर ली थी, इसलिए उन दोनों ने भी उससे दोस्ती की और कहा कि वो उनकी छोटी बहन की तरह है, तो उसे असहज होने की जरूरत नहीं। उनको इतने अच्छे से बात करता देख और उनसे दोस्ती कर प्रियंका खुश हो गई और जल्दी ही सबके साथ घुल मिल गई। उसे सबका स्वभाव बहुत अच्छा लगा, वहीं वो भी सबको पसंद आई। पर निशा ने उससे कुछ नहीं कहा, वो बस उसे गुस्से में घूरती रही, पर किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वहीं शक्ति का ध्यान बस प्रियंका पर था, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और वो सब लड़कियों से हंसते हुए बातें कर रही थी। वो एकटक उसके मुस्कुराते चेहरे को देख रहा था। वहीं अद्वैत का ध्यान उस पर ही था, वो उसके चेहरे के हर एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था। प्रियंका को देखते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो अद्वैत ने महसूस की थी, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद खाना आया तो सब लोग खाना खाने लगे। प्रियंका भी उनके साथ लंच कर रही थी, जिसे खुद शक्ति सर्व कर रहा था। वो उसकी प्लेट खाली ही नहीं होने दे रहा था। वो उसे मना भी करती पर वो उसे आंखें दिखाकर चुप करवा देता। सब लोग उसे ही देख रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उन दोनों को देख मुस्कुरा दिए। पर निशा का अब वहां बैठना भारी हो गया था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था शक्ति का यूं प्रियंका की केयर करना, इसलिए उसने थोड़ा सा खाना खाया और फोन का बहाना बनाकर वहां से चली गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने अपना लंच किया और अपने अपने काम में लग गए। सभी लड़कियां फिर से स्टीफन के कैबिन में चली गई पढ़ाई करने। इस बार ईशा भी उनके साथ ही थी। वहीं प्रियंका को शक्ति ने कुछ काम दिया था और उसे उसके केबिन में ही बैठकर करने को बोला था, इसलिए प्रियंका उसके केबिन में बैठे काम कर रही थी। दूसरी तरफ सभी लड़के अद्वैत के कैबिन में थे। वो लोग किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर रहे थे। लगभग 1 घंटे के बाद उनकी डिस्कशन खत्म हुई। तभी अद्वैत शक्ति को देखकर बोला, अब बता क्या बात है, प्रियंका की तेरे साथ दोस्ती कैसे हुई? तू तो इतनी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करता, खासकर किसी लड़की से। अद्वैत की बात सुनकर स्टीफन और शेरा भी शक्ति की तरफ देखने लगे। शक्ति ने गहरी सांस ली और अद्वैत की तरफ देखकर उसने रात की सारी बातें अद्वैत को बता दी कि कैसे उसने प्रियंका को गुंडों से बचाया, कैसे उसके चाचा चाची उसे एक गुंडे से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, कैसे वो उसे अपने फ्लैट ले गया, सब कुछ। फिर उसने ये भी बता दिया कि अगर उसने यह शादी नहीं की तो उसके चाचा चाची उसे घर से निकाल देंगे और उसके पास रहने के लिए और कोई जगह भी नहीं है। उसकी बात सुनकर सबको प्रियंका के लिए बुरा लगा, पर शक्ति ने उस लड़की की मदद की यह जानकर सबको अच्छा लगा। तभी शेरा शक्ति को देखकर थोड़ा शरारती मुस्कान के साथ बोला, वैसे जिस तरह से तुम उसका ध्यान रख रहे थे उससे तो हमें कुछ और ही लगा था। ये बोल उसने अपनी भौं उचका दी। वहीं उसकी बात का मतलब समझ अद्वैत और स्टीफन भी शक्ति को देखने लगे, जो घूरते हुए शेरा को देख रहा था। उन्हें भी शक्ति से इस बात का जवाब चाहिए था, क्योंकि यह सवाल उनके मन में भी था। शेरा की बात सुनकर शक्ति उसे घूरते हुए देख रहा था। स्टीफन और अद्वैत का ध्यान भी शक्ति पर ही था। उसे शेरा की तरफ घूरते देख अद्वैत बोला,
उसे घूरना बंद कर और जो पूछा है वो बता। देख, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, तू जल्दी किसी से अटैच नहीं होता, पर जिस तरह आज तू प्रियंका का ध्यान रख रहा था हमें अच्छा लगा। पर हमें ये जानना है कि क्या तेरे मन में उसके लिए कुछ है या तू सिर्फ किसी को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। अगर ऐसा है तो मैं तुझे पहले ही कह देता हूँ, ऐसा कुछ मत करना जिससे उस लड़की का दिल टूटे। अद्वैत का इशारा निशा की तरफ था। उसे लग रहा था कि शायद शक्ति उसे जलाने के लिए प्रियंका के करीब जा रहा है, इसलिए वो उसे ऐसा बोला। वहीं उसकी बात का मतलब समझ शक्ति उसे देखते हुए बोला, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे किसी का दिल दुखे, और प्रियंका का तो बिल्कुल भी नहीं। अद्वैत बोला, फिर बता, क्या तेरे दिल में उसके लिए कुछ है या फिर तू सच में सिर्फ एक दोस्त की तरह उसकी परवाह करता है। उसकी बात सुनकर शक्ति ने एक गहरी सांस ली और बोला, पता नहीं यार, मेरे दिल में उसके लिए कुछ है या नहीं, पर इतना पता है कि उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते मुझे। वो जब रोती है मन करता है उन सबको आग लगा दूं जो उसके रोने की वजह है। मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। आज जब वो सबसे मिलकर सबसे बातें कर खुश हो रही थी तो उसे खुश देख दिल को एक अजीब सी खुशी मिली, एक अजीब सा सुकून मिला। तीनों उसकी तरफ गौर से देख रहे थे और उसकी बातें सुन रहे थे। प्रियंका के बारे में बात करते समय उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अद्वैत बस उसे देख मुस्कुरा दिया। जैसे ही शक्ति चुप हुआ तो अद्वैत उसे देख बोला, मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसे कोई तकलीफ ना हो। भले ही वो सिर्फ मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉय है, पर वो बहुत अच्छी और मेहनती लड़की है, इसलिए तुम्हारी वजह से कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। उसकी बात सुनकर शक्ति ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसके बाद वो तीनों वहां से चले गए और अद्वैत अपने काम में लग गया। शेरा अपने कैबिन की तरफ जा रहा था। जब उसने सानिया को देखा वो उसे देख मुस्कुरा दिया, पर तभी उसकी नज़र उसके पास खड़े लड़के पर गई जो उससे हंस हंस कर बातें कर रहा था, और सानिया भी उसकी बात पर मुस्कुरा रही थी। ये शेरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। ऐसा नहीं था कि उसे सानिया पर भरोसा नहीं था, पर उसका किसी और लड़के से ऐसे हंसकर बात करना शेरा को पसंद नहीं आ रहा था। अब जनाब सानिया से प्यार करते हैं तो उसे किसी और के साथ हंसकर बातें करता देख जेल्स तो फील करेंगे ही। वो जल्दी से उनकी तरफ बढ़ा और जाकर सानिया का हाथ पकड़ लिया। अचानक किसी के हाथ पकड़ने से सानिया ने उसकी तरफ देखा तो शेरा को देख वो मुस्कुरा कर बोली, आप कहाँ थे? मैं आपको ही ढूंढ रही थी। पर शेरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो उस लड़के को अपनी लाल गुस्सैल आंखों से घूर रहा था। उसके ऐसे घूरने से वो लड़का डर गया और जल्दी वहां से चला गया। ऑफिस में सबको पता था कि शेरा बहुत गुस्से वाला है। शक्ति तो फिर भी सबके साथ थोड़ा बहुत मजाक कर ही लेता था, पर शेरा अद्वैत की तरह हमेशा सीरियस रहता था, इसलिए सब उससे डरते थे। उसके जाने के बाद शेरा सानिया का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए अपने ऑफिस में ले गया और दरवाजा बंद कर उसे दरवाजे से लगाकर उसने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। सानिया को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या। वो तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए बस शेरा को देख रही थी, जो आंखें बंद किए उसके होंठों को चूम रहा था। धीरे धीरे उसकी भी आंखें बंद हो गई। उसने कसकर शेरा की शर्ट को कमर से अपनी मुट्ठी में भींच लिया। वहीं शेरा ने उसकी कमर में हाथ लपेट उसे अपने और करीब कर लिया और बेतहाशा उसके होंठों को चूमने लगा। 20 मिनट बाद जब सानिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो शेरा ने उसके होंठों को छोड़ा और बोला, आगे से मेरे अलावा किसी लड़के से बात की तो इससे भी बड़ी सजा मिलेगी जो शायद अभी आप बर्दाश्त ना कर पाओ।
सानिया जो उसके सीने से लगी अपनी बड़ी धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, उसने उसकी तरफ देखा और मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, पर मैंने उससे बात नहीं की, मैं तो उससे आपके बारे में पूछ रही थी। शेरा ने उसके मासूम से चेहरे को देखा तो उसे उस पर और भी प्यार आया, पर वो कुछ बोला नहीं। उसने सानिया का हाथ पकड़ा और लेकर अपनी डेस्क की तरफ बढ़ गया। वो अपनी चेयर पर बैठा और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। सानिया को बहुत अजीब लग रहा था, वो ऐसे पहली बार उसकी गोद में बैठी थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो बस नजरें झुकाए बैठी रही। शेरा उसके शर्म से लाल चेहरे को देख मुस्कुरा दिया और उसे खुद के करीब करते हुए बोला, अब बताए क्यों ढूंढ रही थी मुझे? सानिया बोली, वो मुझे कुछ सामान चाहिए था, इसलिए मुझे मार्केट जाना था, इसलिए आपसे पूछना चाहती थी कि आप मेरे साथ आएंगे। ये बोल वो चुप कर गई। उसकी नजरें अभी भी झुकी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी शेरा की तरफ देखने की, क्योंकि शेरा बहुत ही शौक निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। शेरा ने उसकी बात सुनी तो उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए बोला, ठीक है, अभी मुझे थोड़ा काम है, हम शाम को घर जाते समय आपका सामान लेते जाएंगे। सानिया ने हाँ में गर्दन हिलाई और शेरा की गोद से उठने लगी, पर शेरा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और अपने सीने से लगाकर बोला, यहीं रहिए मेरे पास। सानिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने से लगी रही। शेरा ऐसे ही उसे गोद में बिठाए एक हाथ से अपना काम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ शक्ति जैसे ही अपने कैबिन में पहुंचा, उसकी नज़र सोफे पर सोती प्रियंका पर गई, जो काम करते हुए बैठे बैठे ही सो गई थी। फाइल अभी भी उसके हाथ में थी। शक्ति चलकर उसके पास गया और उसे देखने लगा। वो वहीं उसके पास ही सोफे पर बैठ गया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। आज पहली बार उसने इतने ध्यान से प्रियंका को देखा था। गोरा रंग, गोल चेहरा, छोटी सी नाक, बड़ी बड़ी पलकें, गुलाब की पंखुड़ियों से होंठ। उसके दिमाग में अद्वैत की कई बातें चल रही थी। वो सोचने लगा, क्या सच में उसके दिल में प्रियंका के लिए फीलिंग्स है? हाँ, उसने पहले भी प्यार किया था, शायद हद से ज़्यादा प्यार किया था, पर उसका प्यार मुकम्मल न हो पाया, बल्कि जिससे वो प्यार करता था उसने उसे छोड़ किसी और को अपना लिया। तब से शक्ति ने सोच लिया था कि वो अब कभी इन प्यार मोहब्बत के चक्करों में नहीं पड़ेगा। पर क्या सच में उसे फिर प्यार हो रहा है? क्या सच में उसके दिल में फिर से किसी के लिए मोहब्बत जाग रही थी? वैसे भी कहते हैं ना कि प्यार किया थोड़ी ना जाता है, ये तो बस हो जाता है। प्यार एक खूबसूरत एहसास हो और यह एहसास हमारे दिल में किसी के लिए पनप सकते हैं, इस पर हमारा कोई जोर नहीं होता। शक्ति ने अपने ख्यालों को झटका और प्रियंका को अपनी गोद में उठाकर अच्छे से काउच पर सुला दिया। वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। शक्ति ने अपना कोट निकाला और उसे कवर कर दिया और वहीं उसके पास बैठ उसे देखने लगा। कुछ टाइम उसे देखने के बाद उसने उसके बालों को जो चेहरे पर आ रहे थे उन्हें साइड किया और खुद से बोला, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर तुम्हारे पास होने से एक सुकून सा मिल रहा है। अगर अद्वैत की बात सच है और मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार है, तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इस बार अपने प्यार को मैं अपने पास संभाल कर रखूंगा और उसे अपना बनाऊंगा, और तुम्हें सारी वह खुशियां दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। बस तुम मेरे पास रहना, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ये बोल उसने प्यार से प्रियंका के माथे को चूमा और जाकर अपनी सीट पर बैठा अपना काम करने लगा। रात समय कपूर मैंशन में सबका डिनर हो गया था। शक्ति भी कपूर मैंशन ही था। प्रियंका को फ्लैट पर छोड़ वो कपूर मैंशन आ गया था। इस समय सभी लड़के स्टडी रूम में मौजूद थे और किसी डील को लेकर जरूरी बात कर रहे थे।
स्टीफन बोला। बॉस, अगले हफ्ते एक कंटेनर इंडिया से बाहर जाने वाला है जिसमें ड्रग्स और हथियारों के साथ साथ लड़कियां भी है, अद्विक बोला। पता करो ये कंटेनर कब और कहां से जाने वाला है। हमें उन लड़कियों को बचाना होगा किसी भी कीमत पर, और इसके पीछे कौन है ये भी पता करो। स्टीफन ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर चारों ऑफिस का काम करने लगा, पर शेरा, जिसका ध्यान कहीं और ही था, उसे किसी सोच में खोया देख अद्विक बोला। शेरा, क्या हुआ, कहाँ खो गए? उसकी बात सुनकर शेरा ने उसकी तरफ देखा और हड़बड़ा कर बोला, हाँ नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बाकी तीनों भी उसकी तरफ देखने लगी तो अद्विक फिर बोला, कोई बात है तो साफ बताओ। शेरा ने गहरी सांस ली और बोला, भाव, वो पिछली बार घर में ही जो गुड़िया के ऊपर हमला हुआ था, आपने उसके बारे में पता करने के लिए कहा था। उसकी बात सुनकर अद्विक उस बारे में सोचते हुए जब वो चेन्नई किसी काम से गया था और जिस दिन वो लौटा था, जैसे ही वो कमरे में गया तो देखा ईशा बेड पर लेटी हुई थी और कोई उसके ऊपर झुका उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था, पर अद्विक को देखते ही वो इंसान भाग गया था। उस बारे में सोचते हुए अद्विक ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शेरा बोला, भाव, उस बारे में कुछ पता चला है? उसकी बात सुनकर अद्विक जल्दी से बोला, क्या पता चला है, कौन था वो? शेरा बोला, भाव, वो, अद्विक बोला। जो बोलना है साफ साफ और जल्दी बोलो। अद्विक की सख्त आवाज सुनकर शेरा उसे देखते हुए बोला, भाव, इसके पीछे किसी घर वाले का हाथ ही है। उस दिन बाहर लगे कैमरा खराब नहीं हुए थे, बल्कि किसी ने जानबूझकर बंद किए थे। घर के किसी भी इंसान के अलावा सिक्योरिटी रूम में किसी का भी जाना मना है। और दूसरी बात, वो आदमी भी मारा जा चुका है। किसी ने उसे मार दिया है, पर उसके पास जो फ़ोन मिला उसमें उसकी बात हमारे घर के लैंडलाइन नंबर पर किसी से हुई थी, पर किससे यह नहीं पता। हाँ, पर गुलियों पर हमला होने से लगभग आधे घंटे पहले उसकी बात हमारे घर में किसी से हुई है। ये बोल वो चुप कर गया। वहीं बाकी लोग हैरानगी से उसे देख रहे थे और उसकी बात सुन रहे थे। तभी शक्ति अद्विक की तरफ देख बोला, पर हमारे घर में ऐसा कौन हो सकता है जो गुड़िया को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? उसकी बात सुनकर अद्विक जो कुछ सोच रहा था वो गुस्से और नफरत से बोला, और कौन हो सकता है मिसेज सोनिया जयराज कपूर के बिना? मेरी शोना को चोट पहुंचाकर मुझे दर्द में देख और किसे खुशी मिल सकती है? पहले मेरी मम्मा को छीना और अब मेरी शोना को भी मुझसे दूर करना चाहती है। उसकी बात सुनकर शेरा जल्दी से बोला, नहीं, इसके पीछे वो नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। अद्विक उसे नासमझी में देखते हुए बोला, कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें और भी कुछ मिला है? उसकी बात सुनकर शेरा ने कुछ फोटोग्राफ्स निकाल कर अद्विक के सामने टेबल पर रख दिए। उन फोटोज को देख सब शेरा को देखने लगे, पर अद्विक का ध्यान उन फोटोज पर ही था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है वो ही उसकी पीठ पीछे ऐसे वार करेगा। तभी शेरा ने बोलना चालू किया, जब से गुड़िया पर हमला हुआ था तब से बिना किसी को बताए सबकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, पर जब गार्ड्स छोटी माँ की सिक्योरिटी के लिए इनके पीछे जाते ये हमेशा सबकी नज़रों से गायब हो जाती। पहले तो मैंने इग्नोर किया, पर हर बार ऐसा ही होता। फिर एक दिन मैंने रात को 1 बजे इन्हें चुपके से घर से बाहर जाते देखा। मुझे कुछ सही नहीं लगा, मैंने इनका पीछा किया, पर कुछ दूर जाने के बाद अचानक ये गायब हो गई। मैंने बहुत ढूंढा पर यह मिली ही नहीं। मैं अगले दिन आपको बताना चाहता था, पर फिर मैंने सोचा कि पहले मुझे अच्छी तरह से सब जानना होगा, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। इसलिए मैंने गार्ड को बोल इन पर नज़र रखने के लिए कहा।
बहुत बार यह चुपके से उस तानिया और उसके बाप से भी मिली है जाकर, और आज तो मैंने खुद इन्हें उनके साथ देखा था। उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगे, तो शेरा आगे बोला, सानिया को कुछ सामान चाहिए था इसलिए मैं उनके साथ मार्केट गया था। वहां मैंने इन्हें एक कॉफ़ी शॉप में देखा था, यहाँ तानिया और उसका बाप भी थे। ये बोल वो चुप कर गया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोले, क्योंकि जो फोटोज उन्होंने देखी थी उस पर विश्वास करना सबके लिए थोड़ा मुश्किल था। दरअसल फोटोज में छोटी माँ यानी अलका जी एक इंसान के साथ थी। उनके आगे 2 बैग रखे हुए थे, जिनमें एक में पैसा और दूसरे में व्हाइट पाउडर के पैकेट थे, जिसे देख ही अद्विक पहचान गया कि वो ड्रग्स है। और जो इंसान उनके साथ था वो कोई और नहीं, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, जो ड्रग्स के साथ साथ हथियारों और लड़कियों की तस्करी करता था। पर अलका जी उसके साथ ऐसे अद्विक को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने गहरी सांस ली, उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। उसने शेरा की तरफ देखा और अपनी सख्त आवाज में बोला, मुझे जल्द से जल्द इनके बारे में सब पता कर बताओ। शेरा ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अद्विक वहां से उठकर जल्दी से चला गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि जिस इंसान पर उसने इतना विश्वास किया, उसे अपनी माँ की तरह माना, वो ऐसा भी कर सकती हैं। उसका मन बहुत अशांत हो रहा था और बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से अपने कमरे में आया तो नजरें बेड पर सो रही ईशा पर गई। उसे देखते ही अद्विक की बेचैनी कम होने लगी। एक वही तो थी जिसे देखते ही उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता था। उसने दरवाजा बंद किया और जल्दी से ईशा के पास बिस्तर पर आ गया। उसने अपनी शर्ट निकाली और साइड में फेंक दी। ऐसे ही उसने जल्दी से ईशा की टी शर्ट भी निकाल फेंकी और उसे बाहों भर कर लेट गया। अब जाकर उसके दिल को सुकून मिला था। उसने प्यार से ईशा के माथे को चूमा और फिर धीरे से उसके होठों को अपने होठों से छू लिया और उसे बाहों में भर आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसकी भी आंख लग गई। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। अद्विक के कहने पर शेरा ने अलका जी के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी थी, जिसका अंदाजा उन्हें भी हो गया था। 2 दिन बाद आदिश अद्विक, ईशा का रूम अद्विक तैयार हो रहा था, क्योंकि आज उसे एक मीटिंग के सिलसिले में इंडिया से बाहर जाना था। ईशा बेड पर बैठी उदासी से उसे ही देख रही थी। अद्विक ने उसे देखा तो उसे ऐसे उदास देख उसे भी अच्छा नहीं लगा, पर उसका जाना जरूरी था, वरना उसका भी मन अपनी प्रिंसेस को छोड़कर जाने का नहीं कर रहा था। वो चलकर ईशा के पास आया और उसके बेड पर बैठ गया। ईशा ने उसकी तरफ देखा तो अद्विक ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, शोना, अगर आप ऐसे उदास होगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा। 2 दिन की बात है बच्चे, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ईशा ने हाँ में गर्दन हिलाई और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई। अद्विक ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को चूम लिया। कुछ देर बाद दोनों नीचे आ गए। यहाँ सभी घर वाले खड़े उनका ही इंतजार कर रहे थे। अद्विक सबसे मिला। लास्ट में वो अपने पापा जयराज जी के सामने आया। कोई कुछ समझता उससे पहले ही उसने झुककर उनके पैर छू लिए। ये देख सब हैरान हो गए। वहीं जयराज जी भी हैरान के साथ साथ खुश भी थे। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया पर कुछ बोले नहीं। आंखें नम हो गई थी। इतने सालों बाद अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर उन्हें सुकून मिला था। सुकून तो अद्विक को भी मिला था। उसने भी उन्हें कस कर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। यह नज़ारा देख सबकी आंखें नम हो गई। अद्विक कुछ पल उनके सीने से लगा रहा और फिर अलग होकर ईशा की तरफ बढ़ गया, जो कोने में खड़ी उसे ही देख रही थी। अद्विक उसके पास आया और उसका चेहरा हाथों में भर शिद्दत से उसका माथा चूम लिया और उसे देखते हुए बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, किसी पर भी विश्वास मत करना।
आपका आदि आपके पास लौटकर जरूर आएगा। और हाँ, एक बात याद रखना, आप कमजोर नहीं है। अद्विक कपूर की वाइफ है आप, मेरी सोना, मेरी जिंदगी, इसलिए हिम्मत से काम लेना। उसकी बात सुनकर ईशा नासमझी से बोली। आप कहना क्या चाहते हैं? अद्विक बोला। बस इतना कि अपने आदि पर विश्वास रखना, वो कुछ गलत नहीं होने देगा। ये बोल उसने एक और बार उसका माथा चूमा और बिना कुछ बोले जल्दी से घर से बाहर निकल गाड़ी में बैठ चला गया। वहीं ईशा तो बस उसे जाते देखती रही। अद्विक ने जो भी कहा उसे कुछ भी समझ नहीं आया, पर उसके जाने से वो उदास हो गई थी, इसलिए वो वहां से अपने रूम में चली गई। बाकी सब भी अपने अपने काम में लग गए। ऐसे ही 3 दिन निकल गए। इन 3 दिनों में अद्विक का एक भी फोन नहीं आया था। शेरा और स्टीफन उसके साथ थे, उन दोनों की भी कोई खबर नहीं थी। घर वाले को इसकी आदत थी, क्योंकि कई बार अद्विक काम की वजह से हफ्तों घर से बाहर रहता था, इसलिए उन्हें पता था। पर ईशा उसे अद्विक के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से उसकी उससे कोई बात भी नहीं हो पा रही थी। ना तो अद्विक ने उसे कोई फोन किया था और ना ही उसका फोन लग रहा था। 3 दिन बाद सब लोग सुबह बैठे नाश्ता कर रहे थे जब जयराज जी ने उदास सी बैठी ईशा को देखा, जो चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी। ये देख उन्होंने शक्ति की तरफ देख बोले, शक्ति, अद्विक कब तक आएगा? उसने तो कहा था कि वो 2 दिन में आ जाएगा, पर आज उसे गए 3 दिन हो गए, वो अभी तक नहीं आया। उनकी बात सुनकर सब लोग शक्ति की तरफ देखने लगे। शक्ति ने उनकी बात सुनी तो बोला, अंकल, कल सुबह वो लोग वापस आ रहे हैं। काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए टाइम लग गया, पर कल वो लोग वापस आ जाएंगे। ये बोल वो अपना नाश्ता करने लगा। बाकी सब भी अपना नाश्ता करने लगे। वहीं ईशा ये सुनकर बहुत खुश हो गई, पर वो अद्विक से गुस्सा थी क्योंकि उसने जाने के बाद से उसे एक बार भी फोन नहीं किया था। पर कोई था जो अद्विक के आने की बात सुनकर खुश नहीं था। वो थी अलका जी, जिनके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, पर क्या ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाश्ता करने के बाद सब लोग अपने अपने काम कर निकल गए। शक्ति ने सब लड़कियों को कॉलेज छोड़ा और खुद ऑफिस के लिए निकल गया। वो जैसे ही अपने कैबिन में पहुंचा, उसने फोन कर प्रियंका को अपने कैबिन में आने के लिए कहा। कुछ देर बाद उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। शक्ति ने कम इन कहा तो प्रियंका अंदर आई। वो कुछ कहती उससे पहले ही शक्ति अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसके पास आकर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके ऐसे अचानक गले लगाने से एक पल की प्रियंका हैरान हो गई, पर फिर उसने खुद को संभाला और शक्ति की पीठ पर हाथ रख उसे सहलाने लगी। इन दिनों दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी, पर दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहा था। शक्ति के ऐसे लगाने से प्रियंका इतना तो समझ गई थी कि वो किसी बात को लेकर परेशान है, पर उसने कुछ कहा नहीं, बस उसकी पीठ को सहलाती रही। जब वो कुछ शांत हुआ तो प्रियंका बोली, आप ठीक है? शक्ति ने कुछ नहीं कहा बस और मजबूती से उसे पकड़ लिया। प्रियंका ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वो उससे अलग हुआ और उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाकर सोफे पर बिठा दिया और खुद उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो शक्ति की करीबी उसे बेचैन कर रही थी, धड़कनें बेतहाशा धड़क रही थी, पर उसे परेशान देख उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और चुपचाप उसके बालों को सहलाते हुए उसे देखने लगी। वो उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी, पर शक्ति ने उसकी कमर में अपने हाथ लपेट दिए और उसके पेट में अपना घुसा कर लेट गया। उसके ऐसे करते ही प्रियंका के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई, सांसें तेज चलने लगी। उसने जोर से अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने लगी।
तभी उसके कानों में शक्ति की आवाज पड़ी जो उसके पेट में चेहरा छुपाए बोल रहा था। प्रियंका, हमम। शक्ति बोला। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। प्रियंका ने कुछ नहीं कहा तो शक्ति ने उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ। प्रियंका उसे ही देख रही थी और सोच रही थी कि शक्ति को उसे क्या बताना है जो वो इतना परेशान है। तभी शक्ति आगे बोला, मैं यह नहीं कहूँगा कि पहले मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी और मैं उसे प्यार भी बहुत करता था। शक्ति किसी से प्यार करता था ये जानकर प्रियंका को अपने दिल में कुछ चुभता सा महसूस हुआ, क्योंकि वो शक्ति को पसंद करने लगी थी। पर उसकी जिंदगी में कोई और भी लड़की थी ये जानकर प्रियंका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी शक्ति आगे बोला, पर वो प्यार सिर्फ मेरी तरफ से था, उसने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। उसने अपने करियर और मुझ में से अपने करियर को चुना और मुझे छोड़ अब्रॉड चली गई। मैंने फिर भी बुरा नहीं माना और उसका इंतजार करने लगा। फिर एक दिन मैं उससे मिलने के लिए वहां गया। मैंने सोचा था कि उसे अपने दिल की बात बताऊंगा और उससे शादी करूंगा, पर जब मैं वहां गया तो वो किसी और के साथ थी। उस लड़के ने उसे मेरे सामने प्रपोज किया और उसने हाँ भी बोल दिया, जबकि वो जानती थी मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और उसका इंतजार कर रहा हूँ, पर उसने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैं बहुत टूट गया था, पर मैंने यह बात किसी को नहीं बताई और खुद को काम में झोंक दिया और अपने अपनों के लिए खुश रहने लगा। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं किसी से भी अपनी जिंदगी में नहीं लाऊंगा, पर फिर मेरी मुलाकात ऑफिस में तुमसे हुई। तुम्हें परेशान करना अच्छा लगता था, तुम्हें चिढ़ाता था क्योंकि तुम चिढ़ते हुए बहुत अच्छी लगती थी। ये बोल वो हंस दिया तो प्रियंका भी मुस्कुरा दी। फिर शक्ति उसे देखते हुए बोला, जिस दिन तुम्हें उन लोगों से बचाया उसके अगले दिन जब तुम मेरे सीने से लगी थी, उस दिन पता नहीं क्यों पर एक सुकून सा मिला था। पर तुम्हारी आंखों में आंसू देख उतना ही गुस्सा भी आ रहा था। तुम्हारी आंखों में आंसू देख ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को आग लगा दूं, पर खुद को शांत कर लिया। मेरे मन में बहुत अलग से एहसास थे तुम्हारे लिए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या है, पर अब मैं समझ गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि। ये बोल वो कुछ पल रुका। प्रियंका उसे ही देख रही थी, धड़कनें बहुत तेजी से चल रही थी। वो एकटक शक्ति को देख रही थी। शक्ति उठकर बैठ गया और उसके चेहरे को हाथों में भर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, प्रियंका, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने ऐसा कभी भी पहले फील नहीं किया जैसे मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। तुम जब पास होती हो तो अच्छा लगता है। तुम्हारे करीब रहने से दिल तेजी से धड़कने लगता है। तुम्हारे चेहरे की हंसी मुझे सुकून देती है, पर जब तुम्हें उदास या तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल में कुछ चुभो दिया हो। एक अजीब सा दर्द होता है तुम्हारी इन प्यारी सी आंखों में आंसू देखकर। प्रियंका, मैं यह नहीं कहूँगा कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, हाँ, पर मैं तुम्हें अपनी आखिरी मोहब्बत बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में आकर इसे अपने प्यार से रोशन करोगी? प्रॉमिस करता हूँ कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा और तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगा। शक्ति की बातें और उसके मुंह से ये सुनने के बाद कि वो प्रियंका से प्यार करता है और शादी करना चाहता, प्रियंका की आंखें नम हो गई। वो अपनी भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। शक्ति ने जैसे ही उसकी आंखों में आंसू देखे तो वो घबरा गया और उसका चेहरा मजबूती से पकड़कर बोला, प्रियंका, तुम रो क्यों रही हो?
देखो, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, पर प्लीज़ तुम ऐसे रो तो मत, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम रोती हो, तुम प्लीज़ चुप हो जाओ। मैं शक्ति, जो प्रियंका को रोते देख घबरा गया था और बिना रुके बस बोले ही जा रहा था। प्रियंका उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर जब वो चुप नहीं हुआ तो उसने उसे कॉलर से पकड़ अपने करीब खींचा और उसके होठों पर होंठ रख दिए। उसकी इस हरकत से शक्ति की तो आंखें बाहर आने को हो गई। वो हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देख रहा था। प्रियंका ने जब देखा वो शांत हो गया है, तो वो उसके होठों से दूर हुई, पर उसके हाथ अभी भी शक्ति के कॉलर को मजबूती से पकड़े हुए थे। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब आप चुप रहेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे बल्कि मेरी बात सुनेंगे? शक्ति, जो अभी तक उसकी किस की वजह से सदमे था, उसने हाँ में गर्दन हिला दी तो प्रियंका उसे देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, पर मैं भी आपको प्यार करती हूँ। वो भी जब पहली बार आपको इस ऑफिस में देखा था तब से, पर कभी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि डरती थी यह सोचकर कि कहीं आपने मुझे मना कर दिया तो मेरा दिल टूट जाता, और फिर मैं आपके लायक भी तो नहीं थी। पर जब आप मुझे चिढ़ाते थे तो अच्छा लगता था, इसलिए जानबूझकर आपकी बातों से चिढ़ जाती थी, क्योंकि मुझे चिढ़ाते देख आपके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ जाती थी जिसे देख मैं खुश हो जाती थी। पर कभी आपसे अपने दिल की बात कह नहीं पाई। उसकी बात सुनकर शक्ति की आंखों में एक चमक आ गई। उसने प्रियंका के चेहरे के नज़दीक अपना चेहरा किया और उसकी आंखों में देखते हुए खुश होकर बोला, क्या तुम सच बोल रही हो? मतलब तुम भी मुझसे? ये बोल वो प्रियंका को देखने लगा जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। शक्ति की बात सुनकर शक्ति ने उसे अपने सीने से लगा लिया और खुश होते हुए बोला, मैं बता नहीं सकता मैं आज कितना खुश हूँ। डर गया था कि अगर तुमने मना कर दिया तो क्या करूँगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ प्रियंका, बहुत प्यार करने लगा हूँ तुमसे। प्लीज़ कभी मुझे छोड़कर मत जाना। पहले तो सिर्फ टूटा था, इस बार शायद मर ही जाऊँ। उसकी बात सुनकर प्रियंका ने मजबूती से उसकी कमर को पकड़ लिया और बोली, नहीं प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, इतना कि अगर आपसे दूर हुई तो मर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर शक्ति ने उसे खुद से अलग किया और उसके माथे को चूमते हुए प्यार से बोला, बिल्कुल नहीं, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। कल अद्विक वापस आ रहा है तो मैं उससे हमारी शादी की बात करूँगा। मैं अब तुम्हें खुद से और दूर नहीं रख सकता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे पास। उसकी बात सुनकर प्रियंका ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। शक्ति ने एक और बार उसे अपने सीने से लगा लिया। आज दोनों को अपना प्यार मिल गया था। दोनों के दिलों में सुकून और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वहीं ईशा आज घर पर ही थी, कॉलेज नहीं गई थी। उससे कल का इंतजार नहीं हो रहा था। उसे बस जल्द से जल्द अपने आदि से मिलना था। ऐसे ही आज का दिन निकल गया। रात को डिनर कर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। कुछ तो सुकून से सो रहे थे पर कुछ की आंखों में नींद गायब। यहाँ ईशा, निधि और सानिया अपने अपने प्यार के इंतजार में थी। वहीं अलका जी कल जो होने वाला था उसे सोचकर खुश हो रही थी। कुछ था जो कल होने वाला था, पर क्या ये तो सिर्फ अलका जी को पता था। सुबह का समय सब लोग तैयार होकर लिविंग रूम में आए तो पूरे घर में खाने की बहुत अच्छी खुशबू फैली हुई थी। दादाजी ने अलका जी की तरफ देखा और बोले, अलका बहू, आज खाना कौन बना रहा है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उनकी बात सुनकर अलका जी किचन के बाहर आती ईशा को देख मुस्कुराते हुए बोली, पापा आज खाना ईशा बना रही है, वो भी किसी की पसंद।
का। ईशा के कानों में जैसे ही उनकी आवाज पड़ी वो झेप गई और डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगी। वहीं उसे देखते हुए जयराज जी भी मुस्कुराते हुए बोले, हम तो आज सब कुछ किसी की पसंद का बना है। क्या हमारी बेटी ने हमारे पसंद का भी कुछ बनाया है या आज सिर्फ अपने आदि की पसंद का ही सब कुछ बनाया है? उनकी बात सुनकर ईशा उनकी तरफ देख मासूम सा चेहरा बनाए बोली, ऐसा कुछ नहीं है पापा जी, मेरा मन किया इसलिए आज मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया है। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? उसकी बात सुनकर अतुल जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये घर आपका है, आप जो चाहें कर सकती हैं। पर अगर आप ये कह देती कि आपने ये खाना अपने पति के लिए बनाया है तो हम बुरा नहीं मानते। ये बोल वो शरारत से मुस्कुरा दिए तो ईशा मुंह फुलाकर बोली, चाचू आप भी मुझे परेशान कर रहे हैं, जाए मैं आपसे बात ही नहीं करती। ये बोल वो बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठ गई। तो जयराज जी उसके पास बैठते हुए उसे सीने से लगाकर बोले, एक खबरदार अगर किसी ने मेरी बेटी को परेशान किया तो भूलो मत मैं किसका बाप हूँ, डेविल अद्विक कपूर का। तुम लोगों को इसकी सजा मिलेगी अगर मेरी बेटी को सताया तो। उनकी बात सुनकर ईशा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वहीं बाकी सब भी मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। ईशा जयराज जी को भी डाइनिंग टेबल पर बिठाया और खुद सबके लिए नाश्ता सर्व करने लगी। उसने सबको नाश्ता सर्व किया और खुद साइड में खड़ी हो गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी, क्योंकि शक्ति ने कहा था कि अद्विक कल नाश्ते के टाइम तक आ जाएगा पर वो अभी तक भी नहीं आया था। उसे ऐसे खड़ा देख निधि उसे देखते हुए बोली, भाभी नजरें दरवाजे से हटाए और नाश्ता कर लीजिए, भाई आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर ईशा झेपते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। उसकी बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सबको पता था कि वो अद्विक का इंतजार कर रही है तो उसके साथ ही खाएंगी। तभी एक गार्ड भागते हुए अंदर आया और जयराज जी को देख घबराते हुए बोला, सर वो अद्विक सर। उसकी बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे तो जयराज जी बोले, अद्विक क्या, अद्विक क्या वो आ गया? ईशा ने उनकी बात सुनी तो खुश हो गई पर तभी गार्ड आगे बोला, सर अद्विक सर जिस गाड़ी से एयरपोर्ट से निकले थे वो रास्ते में ब्लास्ट हो गई है। उसकी बात सुनकर हर कोई हैरान हो गया और अपनी सीट से खड़ा हो गया। वहीं जयराज जी उसकी बात सुनकर गुस्से में बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या बकवास कर रहे हो? तभी दरवाजे के पास से एक भारी आवाज आई, वो बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा है, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। कौन था यह आदमी? ये सुनकर ईशा पर क्या बीतेगी, ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।